हाँ जी, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। यस्टरडे हमने आपको जो वीडियो शेयर करी थी वो जो हमारी जो थ्योरीज़ है लीडरशिप की उनके बारे में आपको बताया था। आज की जो हमारी वीडियो होगी लीडरशिप स्टाइल के ऊपर है कि लीडरशिप की स्टाइल किस प्रकार की हैं और इसकी जो नेतृत्व की शैली हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा। आपको पता है एक लीडर वो व्यक्ति होता है जो अपने अधीनस्थों से काम लेता है, अपने सबॉर्डिनेट से काम लेना होता है। सभी लीडर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है कि कोई व्यक्ति किस प्रकार से किसी व्यक्ति को मोटिवेट करता है, उसको प्यार से मोटिवेट करता है, उसको डरा धमका कर मोटिवेट करता है। तो सभी व्यक्तियों का अलग अलग अपना बिहेवियर होता है कि अपने अधीनस्थों से, अपने सबॉर्डिनेट से किस तरीके से काम लेना। तो इस प्रकार कहीं जगह किसी अलग अलग जगहों पर इसका मिक्स्ड फॉर्म भी देखने को मिलता है कि हम किसी व्यक्ति को पहले मोटिवेट करते हैं, अगर वो काम अच्छे से नहीं करता है तो फिर उसको हम थोड़ा सा उसके ऊपर टाइट एक्शन भी लेते हैं। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो इसी प्रकार के ऊपर है, जो लीडरशिप की स्टाइल है। लीडरशिप की जो स्टाइल है वो आपकी 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले आपको बता रखा है मोटिवेशनल, पावर बेस्ड एंड रिजल्ट बेस्ड। फिर इनको जो मोटिवेशनल जो आपकी लीडरशिप स्टाइल है उसको 2 पार्ट्स में अगेन डिवाइड किया हुआ है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसी प्रकार पावर बेस्ड जो आपकी लीडरशिप स्टाइल है जिसमें आपका है ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और फ्री एंड। इसी प्रकार फिर जो आपका रिजल्ट बेस्ड लीडरशिप स्टाइल है जिसमें एम्प्लॉय ओरिएंटेड एंड प्रोडक्शन ओरिएंटेड। इस लीडरशिप स्टाइल की आपकी 2 वीडियो बनेंगी। आज मैं पार्ट 1 बना रहा हूँ, कल पार्ट 2 बनेगा इसका, क्योंकि काफ़ी बड़ी है ये लीडरशिप स्टाइल है। जो मोटिवेशनल लीडरशिप स्टाइल, एक नेता द्वारा अपने अनुयायियों के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है, अभिप्रेरणात्मक शैली उनके मुख्य हैं। इस पद्धति के अंदर कर्मचारियों की अधिकतम क्षमता का उपयोग करने हेतु अनेक प्रकार से अभिप्रेरित किया जाता है। मतलब कि हम ये सोचते हैं कि हम अपने अधीनस्थों या अपने अनुयायियों की जो उनकी जो एफिशिएंसी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन किस तरीके से करें, तो तब हम लीडरशिप स्टाइल का प्रयोग करते हैं। अब आता है पॉजिटिव लीडरशिप स्टाइल। जो मोटिवेशनल लीडरशिप स्टाइल है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब पढ़ रहे हम पॉजिटिव लीडरशिप स्टाइल। जब नेता अपने अनुयायियों को मौद्रिक और अमौद्रिक दोनों तरह की संतुष्टि प्रदान करते हैं, यानी कि फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड टू सबॉर्डिनेट, ठीक है, तो उसको पॉजिटिव लीडरशिप स्टाइल के नाम से जानते हैं। आपने देखा होगा कि इसको सकारात्मक नेतृत्व शैली इसलिए कह रहे हैं कि इसमें हम एक अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको लाभों में वृद्धि, उनके स्टेटस में वृद्धि, उनका सम्मान करना, ठीक है, और उनको प्रॉफिट प्रोवाइड करना, प्रॉफिट शेयरिंग करना, दोनों प्रकार की चीज़ों को शामिल कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति पैसे से अगर खुश होता है तो उसको पैसे देकर खुश करेंगे। अगर कोई व्यक्ति अपनी पोजीशन बढ़ाने में खुश होता है तो उसकी पोजीशन बढ़ाएंगे, हम उसकी प्रमोशन करेंगे। तो दोनों तरीके से हम ये सोचते हैं कि किसी तरीके से हमें कर्मचारी से काम कराना है, और काम कराने के लिए जो भी हमारे पास एफर्ट्स होते हैं हम उन सभी एफर्ट्स का यूज करते हैं। इवैल्यूएशन कैसे होगा इसका? यह पद्धति जहां एक और कर्मचारियों में संतुष्टि की भावना पैदा करती है, वहीं कुछ आलसी कर्मचारी इससे लापरवाह बन जाते हैं और प्राप्त लाभ के बाद भी काम करना नहीं चाहते। ये तो देखो एक्सेप्शन में चलता है हमारा कि हम किसी व्यक्ति को लाख सुविधाएं दे दें, फिर भी अगर वो काम करेगा तो अपने आप करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इसी प्रकार आपकी पढ़ाई में भी यूज है। किसी बच्चे को अगर कितनी सुविधा आप प्रदान कर दीजिए, वो जब भी नहीं पढ़ेगा। जो पढ़ेगा कम से कम सुविधा मिलने के बाद भी वो पढ़ सकता है, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत हमारे देश के अंदर एग्जाम्पल हैं जिनके पास सुविधा ना होने के कारण भी वो बड़ी बड़ी पोस्टों को पर पहुँचे। इसके बाद सर आपका है नेगेटिव लीडरशिप स्टाइल।
नेगेटिव लीडरशिप स्टाइल है यह पद्धति कर्मचारियों को मौद्रिक ढंग से प्रेरित ना करके विपरीत व्यवहार किया जाता है। यहाँ पर उसको हम किसी प्रकार का मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स नहीं दे रहे हैं, हम यहाँ पर उसको डंडे के बल पर उससे काम लेना है। एक अनुयायियों को दंड और भय का माहौल बनाकर कि भाई अगर ये काम आपसे नहीं होता है तो आपको कंपनी से निकाल दिया जाएगा, आपका इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, काम करने के समय निश्चित कर दिया जाता है और जो आपका इंक्रीमेंट लगेगा वो आपकी खुद की परफॉर्मेंस पे लगेगा, ना कि किसी की सिफारिश पे लगेगा, ना कि आपके टेन्योर पे लगेगा कि आपने कंपनी में कितना टाइम बिताया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये मतलब कि हमारी लीडरशिप स्टाइल है कि हमें अपने फॉलोवर से किस तरीके से काम लेना है। इससे इवेल्युएशन अगर हम इसका करें, मूल्यांकन करें, तो इससे ये होता है कि जो व्यक्ति काम करना चाहते हैं उनको एक प्रकार का मोटिवेशन मिलता है, और अगर जो व्यक्ति काम करना चाहते हैं, जो लोग एफिशिएंट पर्सन हैं, जो अपने काम में एक्सपीरियंस है, स्किल्ड है, तो उनके लिए तो ये ठीक है, वो तो अपना काम टाइम पे पूरा कर लेंगे। बट जो आलसी टाइप के लोग हैं वो इसमें पकड़े जाते हैं और कंपनी उनको आउट कर देती है, रिट्रेंचमेंट कर देती है, कंपनी से छटनी हो जाती है उनकी। और कुछ ऐसे कर्मचारी हैं कि अननेसेसरी अगर किसी चीज़ के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है तो वहाँ पर फिर उसका मनोबल भी गिरने लगता है। अगर कोई कर्मचारी अच्छा काम कर रहा है और काम करने के दौरान उसके साथ मिसबिहेवियर किया जाता है, उसको टोका टाकी की जाती है काम के अंदर, तो उसका मनोबल गिरने लगता है। तो ये जो स्टाइल है आपकी, ये कहाँ सूटेबल होंगी? जो सकारात्मक और नकारात्मक पद्धति में से किस पद्धति का चयन उचित रहेगा, उपयोगी रहेगा, ऐसा निर्धारित करना बहुत ही कठिन है। ये दोनों जो आपकी जो स्टाइल है, ये दोनों के गुण दोष हैं। जहाँ प्रथम जो आपने पढ़ा है सकारात्मक वाली को, उससे आपके कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है, मोरल इंक्रीज होता है उनका, और जबकि दूसरा है उसमें जो हमारे कर्मचारी हैं उनका मनोबल डाउन होता चला जाता है। तो दोनों के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, परंतु दोनों ही हमारी जो टेक्निक्स हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक टेक्निक सही है, कोई एक टेक्निक ख़राब है, दोनों ही टेक्निक अच्छी हैं। हमें जैसी परिस्थितियां होती हैं उस परिस्थितियों के अनुसार हमें दोनों जो विधियां हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। जो हमारी स्टाइल है इनका हमें अच्छे से प्रयोग करना चाहिए। अब हमारा आता है ये पावर बेस्ड लीडरशिप स्टाइल। पावर बेस्ड लीडरशिप स्टाइल का मतलब है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पावर अपने पास होल्ड करके रखें, हम अपनी पावर को किसी सबॉर्डिनेट्स को डेलीगेट ना करें। जैसे अथॉरिटी ऑफ डेलीगेशन में आपने पढ़ा था कि जो भी कर्मचारी के मैनेजर्स होते थे या और कोई बड़े अधिकारी होते थे, तो अपने अधिकारों का वो हस्तांतरण कर देते थे अपने सबॉर्डिनेट को। क्यों करते थे? क्योंकि उनके पास बहुत काम होता था और जो डेली लाइफ में जो रूटीन यूज में जो डिसीजन लेने होते थे वो अपने सबॉर्डिनेट्स को असाइन कर देते थे वो। तो अभी उन्हीं के बारे में पढ़ना है हमें। जैसे कि नाम से पता है आपका कि पावर को होल्ड करके रखना, इसके अंदर 3 बताई हैं मैंने। एक आपका होता है ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और एक होता है लेजिस्फेयर भी बोलते हैं इसको, और फ्री REIN भी बोलते हैं, फ्री एन, जिसका मतलब होता है स्वतंत्र, आपको छोड़ देना, स्वतंत्र छोड़ देना। जैसे अभी आप सरकार ने छोड़ रखे हो, स्वतंत्र दे रखी है पूरी आपको, आप पढ़ें चाहे ना पढ़ें तो आपको पूरी स्वतंत्रता है। ऑटोक्रेटिक क्या होता है? ऑटोक्रेटिक के बारे में पढ़ते हैं कि निरंकुश नेतृत्व शैली, लीडर सेंटर स्टाइल, कि एक लीडर जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा पावर है, जो ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार है वो अपने पास होल्ड करके रखता है। उन अधिकारों को अपने अधीनस्थों में हस्तांतरण नहीं करता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी प्रकार जो मेरी पावर है किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में चली जाए। इसका अभिप्राय उस नेतृत्व शैली से है
जिसमें नेता का रुझान पूरे कार्यक्रम को स्वयं ही करने की ओर जाता है। यानी कि नेता सारा काम करेगा, छोटे से लेकर छोटा, बड़े से बड़ा काम है जो वो नेता स्वयं करेगा उस काम को। अब पॉइंट आता है कि इसकी विशेषताएं क्या है। देखो, फॉर्मल रिलेशन, इसमें किसी प्रकार के आप अनफॉर्मल रिलेशन नहीं बना सकते। जो संगठन का जो चार्ट होता है, जो संगठन का जो मेन्यू होता है, उसके अकॉर्डिंग ही आप बात करते हो, उसके अकॉर्डिंग ही आप ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और एक दूसरे व्यक्ति से आप बातचीत कर सकते हो अकॉर्डिंग टू पर्पज। इसके बाद है सेंट्रलाइज अथॉरिटी। इस पद्धति में प्रबंधक को अधिकार और दायित्व प्राप्त होते हैं, वह उन्हें किसी के साथ बांटने को तैयार नहीं होता। देखिए, जो राइट्स मिले हैं उन राइट्स को किसी व्यक्ति को देना नहीं चाहता है और एक ही व्यक्ति के पास वो बंद कर रह जाते हैं। सिंगल मैन डिसीजन, जो आपका ये पॉइंट है कि सिंगल मैन डिसीजन, जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित, वह केवल एक ही व्यक्ति के द्वारा लिए जाते हैं और इससे कई बार ये होता है कि जो डिसीजन लिए जाते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस में लेकर लिए जाते हैं और जिससे वो कभी काफ़ी हद तक गलत भी साबित होते हैं बाद में। नेगेटिव मोटिवेशन, नेता अपना महत्व इस बात में समझता है कि कुछ चाहे वही नेगेटिव मोटिवेशन, मतलब कि कुछ भी हो चाहे कैसी हो काम, एक डर का माहौल बना के रखना है कि मुझे पूरा काम कंप्लीट कराना है। ऐसे माहौल में कर्मचारी का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है उसके मनोबल के ऊपर और मनोबल में लगातार उसकी गिरावट आनी शुरू हो जाती है। रॉन्ग बिलीफ रिगार्डिंग एम्प्लॉइज, प्रबंधक इस धारणा का शिकार हो जाता है कि कर्मचारी प्यार से काम नहीं करता, इसलिए कठोर नियंत्रण की आवश्यकता होती है। आप हमेशा सोचते हो कि कर्मचारी हैं, हमारे घर पर कोई भी मजदूर काम करने आता है तो हम इस बात से रहते हैं ये कामचोर व्यक्ति, ये काम नहीं कर रहा ढंग से। क्यों? क्योंकि हम इस बात से पहले ही घिरे हुए हैं कि जितने भी कर्मचारी होते हैं, मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, वो मेहनत ईमानदारी से काम नहीं करते। एम्प्लॉइज बिहेवियर, इस शैली में कर्मचारियों का बिहेवियर अपने नेता के प्रति आज्ञाकारिता का होता है। आज्ञाकारिता का मतलब कि जो भी ऑर्डर दिया जाता है लीडर्स के द्वारा, उस ऑर्डर को तुरंत प्रभाव से उसका पालन करते हैं। इसके बाद आपका है 7वां पॉइंट, ओनली डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब है कि ऊपर से नीचे की तरफ चलना। ऐसे नहीं है कि दाएं बाएं चलेगा, कि जो सिस्टमेटिकल चैनल है उसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन होता है। पहले मैनेजर के पास आता, मैनेजर फिर उसको सुपरवाइजर को देगा, सुपरवाइजर उसको श्रमिकों को देगा जो हमारी लेबर काम कर रही है। टाइट एंड क्लोज सुपरविजन एंड कंट्रोल, संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों के ऊपर बहुत ही कठोर नियंत्रण रखा जाता है। अगर किसी प्रकार के कर्मचारियों के द्वारा कोई लापरवाही की जाती है तो उनको कठोर सजा देकर उनको दंडित किया जाता है। अब इसके बाद इसके एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं हम। एडवांटेजेस में है हमारे जैसे क्विक एंड क्लियर डिसीजन, सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होता, इसके अंदर सत्ता का केंद्रीकरण है। सत्ता केवल एक ही व्यक्ति के पास है, सत्ता से मतलब पावर, निर्णय लेने का अधिकार एक ही व्यक्ति के पास है, जिससे निर्णय लेने में किसी प्रकार की कोई देरी नहीं होती है और निर्णय जल्दी ले लिया जाता है। सेटिस्फैक्ट्री वर्क, इसके अंदर क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों तरह का जो काम है वो उसके ऊपर पूरी संतुष्टि रहती है। नेसेसरी फॉर लेस एजुकेटेड एम्प्लॉइज, जो कम पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं उनको ज़्यादा निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं होती है, तो ऐसे जो निर्णय हैं वो बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा लिए जाते हैं उनके काम से संबंधित। तो ये जहाँ पर कम पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पर इस ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को हम आसानी से प्रयोग में ला सकते हैं। इसमें मतलब जिन लोगों को हमने काम करने के लिए ही लगा रखा है और उनको किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लेना है तो वहाँ पर ये हमारी सूटेबल होती है। इसके बाद है आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मैनेजर। इस पद्धति के से प्रबंधकों को अपने काम से ज़्यादा संतुष्टि मिलती है क्योंकि कर्मचारियों से अपनी इच्छा अनुसार वो काम करा सकते हैं, क्योंकि जो वो चाहते हैं, जैसे वो डिजायर रिजल्ट्स होते हैं, उनके जो भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होते हैं वो उनके अकॉर्डिंग उस काम को करवाते हैं
और वो काम को आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद है आपका डिसएडवांटेजेस कि लैक ऑफ मोटिवेशन। आपको शुरुआत में इस बात से आपको पता है या आप जानते हो कि एक चाहे लो लेवल का कर्मचारी है चाहे हाई लेवल का कर्मचारी है, उसके पास भी एक अच्छा आइडिया हो सकता है और उस आइडिया को कोई नहीं सुनना चाहता। तो इसलिए कर्मचारी के जो मोटिवेशन है वो गिरने लगता है। और इस ऑटोक्रेटिक स्टाइल के अंदर एक व्यक्ति का डर का माहौल बना रहता है और डर के माहौल के कारण वहाँ पर कर्मचारी है जो खुलकर काम नहीं कर सकते, खुलकर बोल नहीं सकते। इसके अंदर पक्षपात की संभावना होती है, पॉसिबिलिटी ऑफ पार्शलिटी, बिकॉज कि हम सारे अधिकार एक ही व्यक्ति के पास होने के कारण कि जो अधिकार होता है, अधिकारी होता है, वो अपने जो उनके जो नियर एंड डियर हैं उन लोगों के साथ जो काम करते हैं, जो उनको चाहता है, जो उनकी ज़्यादा खुशामद करते हैं, ज़्यादा उनको रिस्पेक्ट प्रोवाइड करते हैं, तो उन लोगों को ये व्यक्ति ज़्यादा महत्व देते हैं। और इससे कर्मचारी कई बार हड़ताल की तरफ भी मूव कर लेते हैं, हड़ताल की तरफ चले जाते हैं। एक जो नया व्यक्ति आया है उनको बॉस बना दिया जाता है। तो यह बहुत ज़रूरी काम है, जो बहुत महत्वपूर्ण काम है, किसी एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया जाता है जो काम को नहीं जानता है। तो इसे जो हमारी इंडस्ट्रियल पीस है उसके लिए भी खतरा पैदा हो सकता है। तो इस तरीके से सर यहाँ पर ये इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हमने पढ़े हैं ऑटोक्रेटिक के। इसके बाद सूटेबिलिटी कहाँ है? जो हमारी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है निम्नलिखित सिचुएशन में हमारी ये एप्लीकेबल होगी, जहाँ नेता समूह का सर्वाधिक विद्वान सदस्य हो, मतलब कि बहुत ही अच्छा टैलेंटेड पर्सन हो जो लीडर है। दूसरा, डिसीजन मेकिंग करने के लिए बहुत ही कम समय हो उसके पास, भाई जल्दी काम करना, हमें इतना टाइम नहीं है। जहाँ पर अधीनस्थ अशिक्षित हो, जहाँ पर एजुकेटेड पर्सन ना हो, जहाँ अधीनस्थ अनुभवहीन हो, जिनको काम करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको किसी प्रकार का कोई अनुभव ना हो। अब इसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक आता है वो है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल का मतलब है कि सारे जो काम करने हो प्रजातांत्रिक रूप से करने हैं, हमें खुद भी इन्वॉल्व होना है और हमें अपने कर्मचारियों को भी उसमें शामिल करना है। प्रजातांत्रिक जो लीडरशिप स्टाइल है इसका अभिप्राय उस नेतृत्व शैली से है जिसमें नेता कोई अंतिम निर्णय लेने से पहले अधीनस्थों से विचार करता है। हम जैसे हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, कोई भी निर्णय लेने से पहले वो हमारे स्टाफ से बात करते हैं कि ये काम हमें करना है, मिलकर करना है, आप लोगों को काम करना है, मुझे काम कराना है। तो इसलिए किसी प्रकार का मतलब नेग्लिजेंसी ना हो और जो हमारे ऑब्जेक्टिव है ये भी हमारे इजीली अचीव कर ले जाए। तो ये इसका रिवर्स है, मतलब जो ऑटोक्रेटिक है उसमें तो हमने बाउंडेशन लगा रखी थी कि हम अधीनस्थ जो हमारे अधीनस्थ हैं, हमारे जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उनसे हमें बात ही नहीं करनी, हमें तो उनको काम देना कि ये काम करना और ये काम पॉजिटिवली हो जाना चाहिए, अदरवाइज आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसमें आपका ग्रुप सेंटर्ड होता है, वहाँ पर तो था लीडर सेंटर, ये है ग्रुप सेंटर कि सामूहिक रूप से हमें निर्णय लेना है सभी को, व्यक्ति को मिलके। जैसे कोऑपरेटिव रिलेशंस बनाते हैं हम, इसकी विशेषताएं बता रहे हैं। पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है, बिलीफ इन एम्प्लॉयज़ मिलते हैं, बिलीफ आपस में विश्वास भी बढ़ता है कर्मचारियों का। ओपन कम्युनिकेशन होता है, प्रीवियस उसमें कम्युनिकेशन पे बाउंडेशन थी, ओनली आप फॉर्मल कम्युनिकेशन कर सकते थे। ग्रुप डिसीजन मेकिंग, जो भी निर्णय लेना है ग्रुप के आधार पर लेना है, सामूहिक रूप से लेना है। इसके बाद आता है नो नीड ऑफ टाइट कंट्रोल, इसके अंदर किसी प्रकार के टाइट कंट्रोल, कठोर नियंत्रण और कठोर दंड की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जितना भी काम करना है वो सभी व्यक्ति को मिलकर करना है, जो डिसीजन लिया है वो सभी व्यक्तियों ने मिलकर लिया है। तो कोई ये नहीं कहेगा कि भाई ये काम मैं नहीं करूँगा, क्योंकि उन लोगों ने ही काम के बारे में बताया कि इस तरीके से हमें कोई काम को करना है। इसके बाद एडवांटेज हाई मोरल होता है, कर्मचारी है जो उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है उसका मोरल भी हाई होता है।
और वो एक दूसरे के व्यक्ति को हितैषी समझने लगते हैं। इससे कर्मचारियों की जो लेबर एब्सेंटीज्म है या लेबर टर्नओवर रेशियो वो काफ़ी कम होता है। क्रिएशन ऑफ मोर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, कि जो हमारे बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन भी बढ़ता है और क्रिएटिविटी बढ़ती है, नए नए आइडियाज़ हमारे पास आते हैं हमारे एम्प्लॉइज़ के बीच में से निकल के कि इस तरीके से इसको किया जाए तो और अच्छा किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हमारी सेल नहीं बढ़ रही है तो उसके लिए जो टॉप मैनेजमेंट है वही रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए एक अच्छा आइडिया हमारे बीच में से भी निकल के आ सकता है। पीसफुल इंडस्ट्रियल रिलेशन रहता है, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट नहीं रहता, वर्कर्स के बीच में सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है। परिवर्तनों की शीघ्र एक्सेप्टेंस मिल जाती है, जो चेंजेस हम करने वाले होते हैं कि ये मान के चलो हमें चेंज करना है तो ये हमें आसानी से मिल जाता है। एबिलिटी सिग्निफिकेंट टाइम द कंस्ट्रक्टिव वर्क, कि जो प्रबंधक को कार्यभार कम हो जाता है और वो अपने टाइम को और अच्छे जो भी उनके पास समय बचता है तो और बिजनेस की ग्रोथ में लगा सकते हैं। वो अपने टाइम को अच्छे चीज़ों में सोचने के लिए उसका टाइम को स्पेंड कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या होंगे? शिक्षित अधीनस्थों की आवश्यकता होगी, पिछले उसमें अशिक्षित थे वहाँ पर लगा रहे थे। निर्णय में देरी होगी थोड़ी सी, कई बार जो आपस में जब हम किसी बात पर बहुत सारे लोग बातचीत करते तो वहाँ पर हमारी सहमति नहीं बन पाती है, और सहमति नहीं बनती है तो वहाँ पर डिस्प्यूट भी होने की संभावना रहती है। कई बार वो हमारी मीटिंग चलती रहती हैं। लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मैनेजर, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैनेज की वो काफ़ी कम हो जाती है, वो अपने सबॉर्डिनेट्स के ऊपर ज़्यादा थोप देते हैं। भिन्न प्रकार के कर्मचारी, अलग अलग टाइप के कर्मचारी होते हैं तो उनके बीच में कई बार दिक्कत हो जाती है। तो इस प्रकार का जो नेतृत्व है वो कहाँ पर यूज होगा? जहाँ पर स्किल्ड लेबर हो, नॉलेजेबल पर्सन हो, आपके डिसीजन मेकिंग में प्रयास समय हो, टाइम बट डिसीजन करना, कोई ऐसा नहीं हो कि आज डिसीजन करना, तो हमारे पास उसके लिए अच्छा समय भी होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग अपने अधीनस्थों की भागीदारी करने के लिए तैयार हो, जो हमारे नेता हैं वो भी इसमें कहें कि भाई हमारे जो अधीनस्थ हैं वो शामिल हो सकते हैं, और किसी व्यक्ति का रोल है वो भी स्पष्ट हो। तो इस प्रकार ये हमारा आज का जो टॉपिक है इसमें हमने पार्ट 1 आज तैयार कर लिया। इसका रिमेनिंग पार्ट मैं आपको कल की वीडियो में बनाकर भेज दूंगा। आई होप आप इस वीडियो का आनंद ले रहे होंगे, और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है वीडियो को देखने में या इसके क्लियरिटी को लेकर या कॉन्सेप्ट को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स को भी बोलें कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।